नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज की डेट में 99 नंबर पार्ट को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका जो बीओ मेंस चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ पेपर में जैसे एक दिन में फर्स्ट पेपर प्लस करंट अफेयर आता है, दूसरा सेकंड पेपर प्लस करंट अफेयर आता है, तीसरा थर्ड पेपर प्लस करंट अफेयर। फोर्थ पेपर देखिए बीओ मेंस में नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी आपके लिए करंट अफेयर प्लस तीनों पेपर के जो ड्राफ्टिंग है वो बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग करते रहिए, इसको अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। अगर 200 शब्दों में आप लिख सकते हैं तो इसको 50 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 25 शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 125 शब्दों में भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसी वजह से। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या पेपर फर्स्ट का प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपका 197 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का आप लोगों को खास कर रखना है। यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रश्न है प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं आपसे वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूज़न पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे फ्लोचार्ट, डाटा और अच्छे जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास कीजिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छे से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की विवेचना करनी है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। ठीक है सॉरी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जहाँ तक बात करते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और इसका हेड करने का कार्य जो था, इसको नेतृत्व करने का कार्य जो था वो महात्मा गांधी जी को दिया गया। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1900 फरवरी 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में। इन्हीं को हेड मुखिया बनाया गया और नमक सत्याग्रह जैसे प्रश्नों पर भी आंदोलन हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों पर ये चीज़ें हुई। अब होता क्या है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जैसे देखिए 1930 में आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो होता है और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपका 42 से लेके, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से लेके आपका जब तक जो भारत है 1947 तक, जब तक बिल्कुल अंग्रेज़ लोग छोड़ नहीं देते, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक का पूरा दौर आता है। अब 30 के बाद का भी मान सकते हैं, पूरा का पूरा एक बेसिस बनता है जाकर। तो आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसने क्या चीज़, क्या महत्व रखता है, ऐसी कौन सी चीज़ें घटित हुई जो स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करी जाके, तो उन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। तो उन्हीं चीज़ों पर एक एक करके हम लोग भाग लेते हैं। जैसे देखिए, देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें देखिए जनता की भागीदारी जो है 1920 से 22 के बीच में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उससे कहीं अधिक व्यापक होती है। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ते हैं और ये आधार, ये एक भारतीय
समाज का एक अच्छा चेहरा उभर कर आता है, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर योगदान देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जो सविनय अवज्ञा, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब लोगों की भागीदारी बढ़ने लगे, जैसे धीरे धीरे, जैसे स्वदेशी आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, और उसके बाद सविनय अवज्ञा, तो धीरे धीरे जनता की भागीदारी बढ़ती जाती है, और यही आधार बनता है जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। अब देखिए, इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इसमें बड़े पूंजीपति और व्यापारी वर्ग हो गया, बड़े पूंजीपति वर्ग हो गया, शहरी निम्न वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, इन सभी वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जैसे साम्यवादी दल जो रहता है, तो उनकी साम्यवादी दल के जो कार्यकर्ता रहते हैं, वो इसमें इनकी सहभागिता जो है नगण्य रहती है। ठीक है, शुरुआत देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने की थी, और समुद्र तट की यात्रा से करते हैं। अब देखिए, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ये जनता के एक बड़े भाग में राजनीतिक झुकाव की ओर चीज़ें दिखाता है कि भाई यहीं से चीज़ें लोगों के मन में आती हैं कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, उनको हमारे ऊपर शासन नहीं करने देना चाहिए। हमें अपने, भाई जो लोग हैं, लोग अब अपने नेताओं की बात मानने लगे, राजनीति में अब रुचि लेने लगे, जो राजनीतिक घटनाएं थी उन पर ध्यान देने लगे। तो क्या है, एक राजनीतिक चेतना भी समाज में लोगों के अंदर आती है। जनता के एक बड़े भाग का झुकाव जो है वो राजनीतिक प्रकरणों की तरफ जाता है कि राजनीति से भी हमें लेना देना है, ऐसा नहीं है कि हम उनसे अछूते रह सकते हैं। और क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहता है, तो इसमें ब्रिटेन को काफ़ी हानि होती है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की जो मात्रा है वो घटकर 1/3 ही रह गई होती है, तो इससे ब्रिटेन को अच्छा खासा नुकसान भी होता है। और सामाजिक समानता की भावना को भी इसने प्रेरित किया कि भाई एक सामाजिक समाज में लोगों को, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय समाज का व्यक्ति हो, सभी ने समान रूप से भाग लिया। गांधी जी ने भी प्रयास किए, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का प्रयास किया, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। हर तरीके से गांधी जी ने एक सामाजिक एकता की बात कही और समाज में समानता की बात कही, सभी लोग समान हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आईं। एक बहुत बड़ा चेंज देखने में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि जो महिलाओं की भागीदारी होती है, महिलाओं की भागीदारी में बहुत ही भारी वृद्धि होती है जाकर। और यह जो एक पॉइंट रहता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। ठीक है, इसके साथ में क्या होता है, लोग विदेशी शासन की अब बात नहीं मानना चाहते थे। लोग अब भाई ये भी देख रहे थे कि हम जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम उनको क्यों उनकी बात माने, हम अपने लोगों की क्यों ना बात माने, जो हमारे बीच के लोग हैं हम उनकी क्यों ना बात माने, हम विदेशी लोगों की क्यों बात माने। तो यहाँ पे एक जो झुकाव था भाई, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे वो जो चापलूसी करते थे अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि समाज में एक झुकाव जो था अपने एक राजनीतिक, जो भारत के राजनीतिज्ञ थे उनकी तरफ होने लगा, जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उनकी तरफ होने लगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। इसके साथ में क्या था कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान, स्वावलंबन, त्याग की भावना को इसी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी आंदोलन से इन चीज़ों की स्टार्टिंग होती है कि भाई जो व्यक्ति है उसके अंदर एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना जगती है, स्वावलंबन की, भाई हम किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहें, हम खुद ही अपना कार्य करते रहें। इसके साथ में त्याग की भावना भी जगती है, जो कि एक समाज को नई दिशा और दशा दिखाती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिला पाता, जिसके लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाता।
ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें एकता कुछ कमियां रह गई जिसके कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। ठीक है, काफ़ी हद तक इसने एक आधार तैयार कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। चिंगारी कहने का मतलब ये है कि चिंगारी लग चुकी थी, यहीं से चीज़ें और अच्छी दिशा में जाने लगी। जो स्वराज था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके लिए आधार प्रदान करता है जाके। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। और निष्कर्ष में आपको बताना है, चाहते न चाहते हुए एक जो लोग थे, लोगों के बीच में एकता ज़्यादा न होने के कारण ये चीज़ें परिणति स्वतंत्रता के रूप में नहीं हो पाई। अंततः 1947 में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से हमारे देश को आज़ादी मिलती है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रहता है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो यूपी पीसीएस मेंस का ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पे, तो उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए, एक स्टैटिक जीएस का प्रश्न और एक करंट अफेयर का प्रश्न। तो इन दो प्रश्नों को अगर आप डेली लिखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 198 है और 125 शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का आप लोग खास ख्याल रखें कि जैसे जो आपसे जितनी शब्द सीमा में चीज़ें पूछी गई हैं उतनी ही शब्द सीमा में आप लोगों को बतानी है। ठीक है, और प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में एक कोटेशन आप लोग ज़रूर डालें। जो अच्छे शब्द हैं, जो अच्छे वाक्य हैं, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करें। इसके साथ में और आपको क्या करना है कि जैसे जो आप लिखते हैं, अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है, इसको आप अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जहाँ तक बात करते हैं तो ये किसानों के लिए केंद्र प्रायोजित एक पेंशन योजना है, जिसको लॉन्च किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी ने रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी और 9 अगस्त 2019 से यह एक्ट जो था वो प्रभावी हो गया था। अभी देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किसानों के लिए है, भारत में जितने भी किसान हैं उनके लिए यह एक पेंशन योजना है। ठीक है, अब इसके प्रावधानों को एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रावधान कौन कौन से हैं। कि जैसे किसान मानधन योजना के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, कि जैसे इसमें देखिए, यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। कि भाई आप स्वैच्छिक हैं, जो किसान हैं जो पेंशन लेना चाहते हैं और 60 साल के बाद में आप पेंशन चाहते हैं, तो ये स्वैच्छिक अंशदान है। आप चाहें तो आप पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या तो नहीं भी कर सकते हैं। तो यह स्वैच्छिक एवं अंशदान का मतलब यह है कुछ पैसा सरकार डालेगी, कुछ पैसा आपको डालना पड़ेगा जो किसान है। ठीक है, तो दोनों को इसमें पैसे डालने पड़ेंगे। अब कौन कौन से व्यक्ति लाभान्वित होंगे इस योजना के माध्यम से, तो 2 हेक्टेयर तक की खेती वाले किसान इसमें लाभान्वित होंगे। 2 हेक्टेयर तक के जो खेती वाले किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। लागू होने के 3 वर्षों में 5 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। कि जैसे मान लीजिए यह 2019 में प्रभावी हो गया, लागू हो गया। अब 21 पहुँचते ठीक है, 21 पहुँचते 5 करोड़ छोटे व सीमांत किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब कौन कौन से किसान जो हैं इस योजना के तहत शामिल हो सकते हैं, तो जिन किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है वह इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
और देखिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 रुपये की न्यूनतम राशि दी जाएगी। तो यह पेंशन के रूप में आप लोगों को मिलेगा। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे किसान जो हैं, किसान मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं कि महीने में वो जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, ठीक है। और ये केंद्र सरकार की एक इनोवेटिव योजना है, नवोन्मेषी योजना है। और यह सरकार जो है इस योजना के माध्यम से, किसान मानधन योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवर जो है 10,774.5 करोड़ रुपए का सुरक्षा कवर किसानों को प्रदान करेगी। ध्यान रखिएगा, किसानों को ये चीज़ें प्रदान की जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं दोस्तों। और इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिए, दोनों प्रश्नों को लिखिए। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस या बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग लिखते रहिए। अब संडे को आप लोगों को निबंध भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।